Welcome back to Prep Classes Academy. I'm back with the third chapter of Learning Assessment for Semester 3. Before we proceed, I would like to tell you that Prep Classes Academy is starting its OTET and CTET preparation in the institute itself. The details are given. You can see it from here. So now let us begin. टूल्स ऑफ असेसमेंट। टूल्स ऑफ असेसमेंट में पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वॉचिंग ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस इन नेचुरल सिचुएशन। मतलब बच्चों का जो नॉर्मल बिहेवियर है क्लास में, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सबको समझना, इट इज़ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इसमें टाइप्स हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में हमारा होता है, जस्ट अ सेकेंड, यूजिंग चेकलिस्ट वगैरह। और अनस्ट्रक्चर्ड में हो गया टीचर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है एक फॉर्मेट पे कि स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर और क्या एक्टिविटी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कैप्चर स्टूडेंट सोशल बिहेवियर। बच्चों का जो सोशल बिहेवियर उसको कैप्चर करना, वो किस तरीके से क्लास में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका डिसिप्लिन, उनका कम्युनिकेशन, उन सब चीज़ों को वो कैप्चर करते हैं। तो टूल्स ऑफ असेसमेंट में जो हम लोग असेस करते हैं, असेसमेंट का मेन मीनिंग क्या है? बच्चों को जानना, बच्चों को पहचानना, ऊपर से भी और उनके नॉलेज को भी। सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, बट देयर स्किल्स, देयर बिहेवियर, एवरीथिंग इट कम्स इन असेसमेंट। तो पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, फिर हो गया ओरल टेस्ट, जहाँ पे ओरली उनको क्वेश्चंस पूछा जाए, उसमें क्विज आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, डिबेट्स आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है बच्चों को। फिर आता है हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में हमारा जैसे मल्टीपल चॉइस हो गया, मैचिंग हो गया, फिलअप्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मेजर्स हो गए, ये सब जो है हेल्प करता है एक वाइड यूज़ ऑफ रिलायबल। और ये बहुत रिलायबल होता है क्योंकि हमने भी देखा है, हमारे टाइम से लेके अभी तक ये चीज़ चलता आ रहा है। ईजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता है लार्ज ग्रुप को, अगर बहुत सारे बच्चे, उनको आराम से हम लोग असेस कर सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, समराइजिंग अ चैप्टर, या फिर कोई चार्ट्स बनाने का जिसमें उनका क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होगा। प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाए उनका, वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट खुद बनाएं, प्रैक्टिकल वर्क करें। प्रैक्टिकल हम लोग उनको मैप्स में दे सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में दे सकते हैं, साइंस में दे सकते हैं। तो ये हमारा क्राफ्ट में आ जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में आ जाता है जिसमें उनको परफॉर्म करना पड़ता है। किस में परफॉर्म करते हैं? वो प्रोजेक्ट्स में करते हैं, फिर एनैक्ट्स होता है, रोल प्लेज होता है, वो जो होता है उनके अंदर रियल एबिलिटीज़ जो होते हैं वो बाहर आता है, इनोवेशन बाहर आता है, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस बाहर आता है उससे। रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें फील्ड विजिट किया जाता है, उससे उनका कोलैबोरेशन बढ़ता है, उनका फिर लोगों से बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देन वी हैव कन्वर्जेंट थिंकिंग। देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक हम लोग पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? इट्स अ लॉजिकल एंड एनालिटिकल थॉट प्रोसेस वेर एन इंडिविजुअल नैरोज डाउन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज टू अराइव एट अ सिंगल करेक्ट सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन आपको दी गई है, एक सिचुएशन आपको दी गई है कि हमें बच्चों को फॉर एग्जाम्पल उनका हमें कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, वी हैव टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो अभी टीचर्स सब एक साथ बैठेंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। वील टेक आउट एज मैनी पॉसिबल दिस पॉसिबल चांसेस ऑफ नोइंग वॉट देयर कम्युनिकेशन स्किल इज़ लाइक। तो हमने बहुत सारे लिस्ट बनाए, जैसे हम लोग ऐसे करवाएंगे, ठीक है। फिर कुछ टीचर्स ने बोला कि नहीं, हम लोग डिबेट्स करवाएंगे। फिर कुछ ने बोला कि नहीं, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करना ना पड़े और बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाए। तो ये 3 पॉसिबल वेज निकाले गए। फिर उसके बाद सबने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है। तो सबने बोला ओके, लेट अस गो विथ ग्रुप डिस्कशन। सो इस प्रोसेस को हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, जहाँ एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस का डिस्कशन किया जाता है एंड फाइनली उसको कम से कम करके एक सबसे ईजीएस्ट वे एंड सबसे बेस्ट सोल्यूशन को अपनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। देन तो कन्वर्जेंट थिंकिंग समझ आए आपको? कैरेक्टर्स क्या है? फोकस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, लीनियर एंड लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग होता है, स्पीड एंड एफिशिएंसी होता है, रिलाइज ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड रूल्स। एग्जाम्पल है इसका, जैसे सॉल्विंग अ मैथ्स इक्वेशन, 2x + 5 = 15, x = 5, चूज द करेक्ट आंसर इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट।
इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एक चॉइस करना है. यूजिंग ग्रामर रूल्स टू करेक्ट द सेंटेंस. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वेयर रिजल्ट्स मस्ट कन्फर्म और रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस. स्टेप्स क्या होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. पहले तो हमें प्रॉब्लम जानना है क्या है, फिर उसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है जो उसको निकालना है. रूल्स क्या है, लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है वो जानना है. बहुत सारे सोल्यूशन निकालने हैं. रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट कर देना. एंड फाइनली सिंगल बेस्ट करेक्ट सोल्यूशन को यूज़ करना है. आप इसको ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, यू कैन राइट द सेम एग्जाम्पल हियर इन द एग्जाम. नो नीड ऑफ रटोफाइंग व्हाट आई हैव गिवन यू. आपको भी रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है. जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, यू कैन राइट द सेम इन योर ओन लैंग्वेज. रोल इन एजुकेशन, हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज, कंपेयर एंड इवेल्युएट नॉलेज. स्ट्रेंथन करता है उनका क्रिटिकल थिंकिंग. यूजफुल फॉर टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे उनको एक सिचुएशन दे दिया और बोला कि इसको सॉल्व करो, तो सारे बच्चे मिलकर बहुत सारे सोल्यूशंस निकालेंगे और सबसे बेस्ट सोल्यूशन को फिर हम लोग यूज़ करेंगे. एडवांटेज क्या होता है? उनका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बढ़ता है, उनका लॉजिकल रीजनिंग, उनका क्विक थिंकिंग, उनका करेक्ट सोल्यूशन, ये सब इम्प्रूव होता है. लिमिटेशंस क्या है? क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट करता है, इग्नोर्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ और इनोवेशन सोल्यूशन. बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम लोग बेस्ट वाला निकाल देते हैं और फिर उस पर ही हम लोग काम करते हैं. हो सकता है कोई ऐसा एक सोल्यूशन निकला हो जो कि बेस्ट ना लगा हो, बट अगर इम्प्लाई करते तो शायद वो इससे अच्छा रिजल्ट देता. वो चीज़ हमारा छूट जाता है और रिजिड थिंकिंग हो जाता है. नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. जैसे मैंने बताया, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? इट्स अ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. यहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशन रहते हैं और उन सारे सोल्यूशंस पे फोकस किया जाता है. और ये कंप्लीटली ऑपोजिट है कन्वर्जेंट थिंकिंग का, जहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट सोल्यूशन पे फोकस किया जाता है. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लुएंसी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज, थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्रिएटिंग यूनिक एंड अनकॉमन आइडियाज़, एक्सपैंडिंग और डिटेलिंग आइडियाज़ फर्दर. उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? राइटिंग डिफरेंट पॉसिबल एंडिंग फॉर अ स्टोरी. एक स्टोरी बनाया, सब ने अपना अपना एक एंडिंग लिखा. ब्रेन स्टॉर्मिंग यूजेस फॉर पेपर क्लिप, जैसे की होल्डर, बुक मार्क, आर्ट टूल, लॉक पिक, जो भी है, तो उस तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करना. एक नया प्रोडक्ट बनाना, थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम है आपका, तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें. हर बच्चा अपना अपना व्यूज़ देगा और उन सारे व्यूज़ को यूज़ किया जाएगा. स्टेप्स क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लोर करना, मल्टीपल आइडियाज़ लाना, एनकरेज करना ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस, और एक्सपैंड करना आइडियाज़ एज मच एज पॉसिबल. इसका एजुकेशन में क्या रोल है? डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, एनकरेजेस पॉसिबल सॉल्विंग विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव. एक ही चीज़ को वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि विच सोल्यूशन वॉज बेटर, विच वॉज लीस्ट, विच वॉज मोर. प्रमोट सेल्फ एक्सप्रेशन, अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी उन्होंने निकाला था उसको यूज़ करते हैं, तो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन उनको पता चलता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और इनोवेशन बढ़ता है. एडवांटेज हो गया एनहांस क्रिएटिविटी, मल्टीपल सोल्यूशन होता है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो पाता है. फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि इसमें रिजिड हम लोग एक ही सोल्यूशन को नहीं पकड़ के बैठते. मेक्स लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड एन्जॉयबल बिकॉज यू हैव मल्टीपल सोल्यूशन, यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज. लिमिटेशन क्या है? मे प्रोड्यूस टू मेनी इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़. सोचो 100 बच्चे हैं, 100 आइडियाज़, उनमें से काफ़ी सारे इम्प्रैक्टिकल होंगे विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग. लैक फोकसेस में लीड टू कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा. टाइम कंज्यूमिंग जैसे मैंने बोला, एंड डिफिकल्ट टू इवेलुएट ऑब्जेक्टिविटी. Now the difference, the entire table I have given, you can go through this table also, and while if the question comes after explaining both, you can make this table as well. Then we have critical thinking. Critical thinking means thinking clearly and carefully so you can make good decisions. तो ध्यान से सोचना और डिसीजन लेना इज क्रिटिकल थिंकिंग. इट्स अबाउट नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स यू हियर और रीड. You ask questions, check facts, see different point of views and use reason to decide what makes sense. तो critical thinking में क्या होता है? जैसे किसी ने कुछ बोला, आपने उसको सुन के फिर अप्लाई कर दिया, वैसा नहीं होता. आप उसमें questions पूछते हैं, facts को चेक करते हैं, whether what you have heard is true or not. अच्छे से चेक करने के बाद, रीजनिंग के बाद ही जाके उसका यूटिलाइज करते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्यूरियस, आस्क वाई एंड हाउ इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग थिंग्स राइट अवे. तुरंत किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है? वाई एंड हाउ का आंसर जानना है. ओपन माइंडेड, विलिंग टू कंसिडर अदर ओपिनियंस एंड चेंज देयर माइंड इफ एविडेंस इज गुड. ओपन माइंडेड मतलब सिर्फ एक से नहीं सुनना है, सबसे सुनना है और फिर एविडेंस जो गुड है वही वाला अप्लाई करना है. स्केप्टिकल यानी हेल्दी डाउट, डोंट बिलीव एवरीथिंग विदाउट गुड रीजन. लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, फेयर माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है कि आपका फेयर रहे एंड चेक करना है आपको कि आप बायस ना हो. क्लियर कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है.
स्किल्स क्या क्या चाहिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आप हर चीज़ को डिटेल में ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें यानी समझें उसको, इवेल्युएट करें, इन्फरेंस मतलब ड्राइंग रीजनेबल कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट्स, देन एक्सप्लेनेशन आपको जानना ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको यू हैव टू फाइंड गुड सोल्यूशंस टू रियल प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए आप में, एंड क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। देन सिंपल एग्जाम्पल है एवरीडे का, जैसे रीडिंग अ न्यूज़ हेडलाइन एंड चेकिंग अदर सोर्सेज बिफोर बिलीविंग इट, कंपेयरिंग प्राइजेस, फीचर्स एंड रिव्यूज़ बिफोर बाइंग अ फ़ोन। तो ये सब जो हम लोग करते हैं दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। स्कूल में जैसे इन हिस्ट्री क्लास लुकिंग एट 2 अकाउंट्स ऑफ द सेम इवेंट एंड डिसाइडिंग विच वन इज़ मोर रिलायबल एंड वाई। साइंस में टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, रिजल्ट को रिकॉर्ड करना और फिर डिसाइड करना कौन से रिकॉर्ड को हमें एक्सेप्ट करना है। डिबेट में गिविंग रीजंस फॉर योर व्यूज़ एंड आंसरिंग ऑपोजिशन आर्ग्यूमेंट विद फैक्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसका एजुकेशन में? बिल्ड्स इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्टूडेंट जो होते हैं दे लर्न टू थिंक नॉट जस्ट मेमोराइज, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प स्टूडेंट्स हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बूस्ट करता है उनका एकेडमिक सक्सेस क्योंकि बेटर रीडिंग, राइटिंग एंड रीजनिंग स्किल बढ़ जाता है, प्रिपेयर्स फॉर वर्क इन लाइफ, अपने फ्यूचर वर्क इन लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर कर देता है, प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड डेवलप्स, उनके अंदर क्या डेवलप करता है? कॉन्फिडेंस। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? बेटर डिसीजन इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ, हमारे बच्चों के जो पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में उसमें वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं और बेवकूफ़ बनने का या फिर फ्रॉड होने का या कुछ भी एक बैड डिसीजन या बैड आर्ग्यूमेंट करने से वो दूर रहते हैं। स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन स्किल उनका होता है और फिर उनका इंटरप्रिटेशन स्किल ऑफ टेकिंग आउट क्रिएटिव सॉल्यूशंस एंड देन एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। डिसएडवांटेज क्या है? केयरफुल थिंकिंग जो होता है वो स्लो थिंकिंग होता है, तो इट टेक्स टाइम, दो इट इज़ counted as disadvantage but somewhere it is also an advantage because you take good decision. Over analysis can lead to paralysis by analysis, can't decide because you overthink भी जो करते हैं उनको थोड़ा decision making में problem होता है. May challenge authority, questioning can sometimes be seen as disrespectful in some situations, in some settings. Emotion versus reason clash, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो आपके इमोशंस और रीजंस को कभी कभी क्लैश करता है. आप इमोशनली कुछ करना चाहते हो और रीजनिंग से कुछ और करना चाहते हो, तो इट देयर इज अ क्लैश बिटवीन द टू. Unequal access, not every student gets training or practice, so benefits may be uneven. So now we know convergent thinking is finding one correct solution. Divergent thinking क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम के लिए जनरेटिंग मैनी सॉल्यूशंस. और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या हो जाता है, वो जो इतने सारे सॉल्यूशंस हैं उसको इवैल्यूएट करना और सबसे वैलिड जो रीज़न है, सबसे वैलिड जो सोल्यूशन है उसको चूज़ करना. देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है फाइंडिंग आंसर और सोल्यूशन टू डिफिकल्ट सिचुएशन या क्वेश्चन. कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका आंसर निकालना. इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स यूज देयर नॉलेज, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी टू ओवरकम ऑब्स्टिकल एंड रीच अ गोल. अपना गोल पहुंचने के लिए, जैसे एग्जाम पूरे साल वो पढ़ाई करते हैं तो उसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व करते हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उनका मेंटल, उनका फिजिकल, उनका इमोशनल, हर चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दे फाइनली रीच देयर गोल. Problem solving in formative stage. Formative assessment is a continuous assessment and is done during learning. Learning process के टाइम ही formative assessment किया जाता है. जैसे मैंने बताया था, एक चैप्टर खत्म हुआ, उसका वर्कशीट ले लिया, फिर कुछ एक एक्टिविटी करा दिया. सो दोज आर फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मेटिव स्टेज में कैसे होता है? एग्जाम्पल है आस्किंग स्टूडेंट टू सॉल्व स्मॉल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लेसन. उन्होंने सोचो लेसन पढ़ा है अबाउट गुड बिहेवियर, तो उनको एक प्रॉब्लम दे देना कि तुम अपने आस पड़ोस में देखो, कोई अगर बड़े हैं तो उनसे रिस्पेक्टफुली बात करो. उनको एक टास्क दे देना कि हाउ यू हेल्प योर एल्डर्स, उस टाइप से. गिविंग शॉर्ट पजल्स, केस स्टडीज़ और व्हाट वुड यू डू इफ़, उस टाइप के क्वेश्चंस. ग्रुप डिस्कशन देना जिसमें वो लोग डिफरेंट सोल्यूशंस निकालेंगे, या फिर यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड इंक्वायरी बेस्ड टास्क. पर्पस क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? ये टू गाइड लर्निंग एंड करेक्ट मिस्टेक्स अर्ली. अभी से जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, तो उसका सोल्यूशन भी धीरे धीरे निकालना सीख जाएंगे. टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड टू हेल्प टीचर्स नो हु नीड्स मोर हेल्प. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन समेटिव स्टेज में क्या होता है? समेटिव असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, टर्म और ईयर. जैसे फाइनल एग्जाम हो गया, हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, एक पूरे यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म होने के बाद, या फिर बिग प्रोजेक्ट. तो एग्जाम्पल है गिविंग रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम.
जैसे दे आर स्टडिंग अबाउट से फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, टेल देम टू गो अराउंड, गो फॉर अ फील्ड विजिट एंड टू नो इफ देर इज़ रियली अ पॉवर्टी रिडन क्लास ऑफ पीपल समवेयर अराउंड देम. अगर उनका पॉवर्टी है तो फिर क्या वो लोग, उनको जो जो गवर्नमेंट बोलता है कि उनको ये सुविधाएं मिलती हैं वो मिल रहे हैं नहीं, राशन कार्ड्स मिल रहे हैं नहीं, उस टाइप का एक फील्ड एनालिसिस करने के लिए दिया जा सकता है, केस स्टडीज़ करने के लिए दिया जा सकता है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है. तो दोज आर एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ समेटिव स्टेज वेयर दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. पर्पस क्या है? टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग. उनका स्किल क्या है ये जानना, एंड टू चेक वेदर द स्टूडेंट कैन कनेक्ट थ्योरी टू प्रैक्टिस. थ्योरी जो उसने पढ़ा है वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाता है या नहीं. स्टेप्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, क्या पूछा गया है, क्या करना है, उस टाइप की प्रॉब्लम को समझना. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है उससे रिलेटेड फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड डेटा आपको कलेक्ट करना है. प्लानिंग द सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन है उसको प्लान करना. फिर वो जो सोल्यूशन है उसको ट्राई करना, जो भी मेथड आपने सोचा है उसको अप्लाई करना. फिर देखना कि वो मेथड उसमें काम किया या नहीं. अगर किया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो क्या करेक्शन उसमें चाहिए, और अगर उसमें कुछ करेक्शन चाहिए उसको करेक्ट करिए. एंड देन फाइनली रिफ्लेक्टिंग एंड लर्निंग. देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एडुकेशन. एडुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, एनकरेजेस एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से बच्चा एक्टिव होता है और इंडिपेंडेंट लर्निंग करता है. सॉरी. बिल्ड्स क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग. उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग बढ़ता है. अगर आप हर चीज़ बुक एंड चौक एंड डस्टर, बुक एंड पेंसिल कर दोगे तो बच्चों का नॉलेज कहाँ जाएगा? ऑल दे नो इज़ रोट लर्निंग, ऑल दे नो इज़ वॉट इज़ रिटन इन द बुक. ओके, बुक में लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतने इतने टाइप्स के होते हैं, बट वॉट इज़ इट एक्चुअली? How will they know? Only when they go for a field trip, only if they do any project, only if they are solving some problems related to the topic which is being taught in the class. So this is how they learn, and they build their creativity and logical thinking. Then we have improves decision making and confidence in students, and helps teachers understand students' progress better. Now, what is the role of the teacher? क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होगा? जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम है उस चीज़ में. तो वो कब हो सकता है? जब टीचर उतना लीनियंट हो, या टीचर ने उतना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया हो क्लास में कि बच्चे खुल के आपसे क्वेश्चनिंग कर सकें. हमारे टाइम पे जैसे वी वर वेरी लाइक, अरे पूछ लेंगे कुछ, मैम सोच लेंगी, बच्चे कुछ सोच लेंगे, मैम डांट देंगी, हम लोग ऐसे सोच के चुप रह जाते थे. बट नाउ डेज इट्स नॉट लाइक दैट. द टीचर हैज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू गिव ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स. एक नो सिंगल करेक्ट आंसर. ओके, टेल एवरीबडी टू गिव आंसर, टेल एवरीबडी टू ब्रेन वॉश, टेल एवरीबडी टू give whatever they have in their mind, and then gradually after discussion you come to a solution. This is how a class should be. गाइड नॉट गिव आंसर्स. उनको आंसर्स नहीं देने का है, हमको उनको गाइड करने का है कि लेट स्टूडेंट थिंक एंड ट्राई. ओके, यू कैन ओनली गिव देम हिंट्स, यू कैन ओनली हेल्प देम इन वर्स्ट केसेस व्हेन दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग. अदरवाइज यू डोंट हैव टू गिव आंसर. ऑल यू हैव टू डू इज उनको आपको सपोर्ट करना है. गिव फीडबैक ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ग्रेडिंग ड्यूरिंग समेटिव. फीडबैक देना है फॉर्मेटिव के टाइम में ताकि वो अपने आप को सुधारते रहें, एंड ग्रेजुअली पूरे साल सुधारते सुधारते एंड ऑफ द जो सेशन, एंड ऑफ द सेशन होता है उसमें जब समेटिव होता है उसमें यू कैन ग्रेड देम. एडवांटेज क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का? स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर बनते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग, टीम वर्क होता है, कोऑपरेशन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेटर नॉलेज, बेटर रिटेंशन, बेटर कम्युनिकेशन. और लिमिटेशन क्या है? टेक्स मोर टाइम देन रोट लर्निंग ऑफकोर्स, बट इट इज़ देयर इन द डिसएडवांटेज, बट इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज. रोट लर्निंग में टाइम बहुत कम लगता है, हमने रट लिया और हमारा ख़त्म हो गया. बट जब आप सोच के प्रॉब्लम सॉल्व करके हर चीज़ सोल्यूशन निकालते हो उसमें टाइम लगता है. सो इट इज़ टाइम टेकिंग. नीड्स ट्रेन टीचर टू गाइड प्रॉपरली. Some students may feel confused or anxious without clear answers. Difficult to access equally in large classes. बड़े बड़े क्लासेस में इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है. 45 मिनट्स के पीरियड की जगह 100 मिनट्स का पीरियड लग जाएगा. And requires resources and planning. Then we have decision making. Decision making means choosing the best option from different choices. बहुत सारे choices है, उसमें से आपको decision लेना है कि which one is better. It is a thinking process where a person looks at all possible options, thinking about their result, and then select the most suitable one. तो इसीलिए decision making is equal to thinking carefully plus choosing wisely. एक simple example लेते हैं. A student deciding which subject to study first for the exam. Then a teacher deciding which teaching method will help student understand better. And a family deciding where to go for vacation. Okay. Then we have steps in decision making process.
आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर ऑल्टरनेट्स के बारे में सोचना, प्रोज एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सोचना, बेस्ट ऑप्शन चूज करना, एक्शन लेना एंड फाइनली रिव्यू द रिजल्ट. देन वी हैव टाइप्स ऑफ डिसीजन. पहला है रूटीन डिसीजन, फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन, ग्रुप डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन. नाउ रूटीन डिसीजन क्या होता है? जो कि एवरीडे सिंपल एंड क्विक होता है. ठीक है, एवरीडे सिंपल एंड क्विक, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट, ये सब. इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? नीड्स मोर थॉट एंड प्लानिंग, जैसे चूजिंग अ करियर, क्या करियर हमें चूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट डिसीजन. ग्रुप डिसीजन क्या है? ग्रुप डिसीजन है टेकन बाय टीम और कमिटी, जैसे स्कूल प्लानिंग बाय टीचर्स. टीचर जैसे काउंसलिंग करना है, टीचर को कुछ एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो वो टीम वर्क करते हैं, दैट इज ग्रुप डिसीजन. एंड पर्सनल डिसीजन इज टेकन इंडिविजुअली, चूजिंग फ्रेंड्स और हॉबीज. Then we have qualities needed for good decision making. Clear thinking होना ज़रूरी है, confidence होना ज़रूरी है, patience, knowledge, open mindedness and ability to take responsibility. Then we have importance of decision making in education. Education में importance क्या है decision making का? पहला है helps teacher plan lesson and activities wisely. अगर decision सही से ले पाएंगे टीचर्स तो lessons को भी वो लोग plan सही से कर पाएंगे. Teaches students to think critically and independently, builds leadership and problem solving skills, improves time management decision अच्छा लोगे तो टाइम भी बचेगा, क्लासरूम अच्छा मैनेज होगा, and encourages responsibility and confidence in learners. एडवांटेजेस क्या है? लीड्स टू बेटर रिजल्ट, अच्छा डिसीजन है तो रिजल्ट अच्छा होगा, लॉजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों में, सॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली एंड प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल होता है. लेकिन डिसएडवांटेज एज यूजुअल टू मच टाइम, रॉन्ग डिसीजन कैन कॉज फेलियर, अगर रॉन्ग हुआ तो फेलियर होगा एंड कन्फ्यूजन होगा. पीपल में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और प्रेशर, नीड्स एक्सपीरियंस एंड गुड जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है. देन वी हैव टूल्स ऑफ अफेक्टिव लर्निंग. पहला है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, जिसमें आता है मल्टीपल चॉइस, बाइनरी चॉइस एंड मैचिंग. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट, जिसमें आता है कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर, ऐसे आइटम्स. अब वो क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले टूल्स ऑफ असेसमेंट आइटम है क्या? असेसमेंट इन एजुकेशन आर वे टू चेक व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड. बच्चों ने क्या सीखा है वो जानना ही असेसमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स गिव असेसमेंट आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स. सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स क्या है? द स्टूडेंट सिलेक्ट्स एंड चूजेस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. जितने भी चॉइस हैं उसमें से उनको सही आंसर चुनना है. पहला है जैसे मल्टीपल चॉइस, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, इट इज़ मार्स. तो ये है सिलेक्टिव का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम. फिर आता है बाइनरी चॉइस, जहाँ पे द स्टूडेंट डिसाइड्स वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो आंसर है फॉल्स. तो आंसर इसमें एडवांटेज क्या है? वेरी क्विक टू आंसर, एंड लिमिटेशन क्या है? गेसिंग चांसेस आर हाई. मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जैसे दो लिस्ट है, लिस्ट ए लिस्ट बी, और आपको आंसर्स देने हैं. जैसे लिस्ट ए में दिया हुआ है कंट्री इंडिया, फ्रांस एंड जापान, लिस्ट बी में दिया कैपिटल्स पेरिस, टोक्यो एंड न्यू दिल्ली. तो बच्चों को इसको मैच करना है. इसमें एडवांटेज है गुड फॉर टेस्टिंग मेनी फैक्ट्स एट वंस, एक बार में बहुत सारे फैक्ट्स जानना बच्चों को आता है या नहीं. ओनली यूजफुल फॉर फैक्चुअल नॉलेजेस, और ये फैक्चुअल नॉलेजेस में यूज़ होता है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट. इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स मस्ट कंस्ट्रक्ट नाम से ही पता चलता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्रिएट करना, तो वो अपने आंसर्स खुद क्रिएट करते हैं. ये समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट होता है जिसमें उन्हें लिखना पड़ता है, खुद सोच के अपना खुद का आंसर क्रिएट करना पड़ता है. इसका पहला टाइप है कंप्लीशन टाइप, जिसमें उनको एक स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है. जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज डैश, न्यू दिल्ली. तो इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, चेक, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, समटाइम्स मोर देन वन करेक्ट आंसर इज पॉसिबल. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या होता है? ब्रीफ आंसर चाहिए होता है. हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर टाइप. फिर आता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस विच रिक्वायर लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर. एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर क्वेश्चन है तो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एडवांटेज क्या है? ये डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चों का समझने में आता है इसमें. लेकिन लिमिटेशन क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, चेकिंग में प्रॉब्लम होता है, और स्कोरिंग जो होता है वो बच्चों का अलग अलग हो जाता है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का एक टेबल जो मैंने फॉर्म किया है, आप उसको एक
जस्ट यू कैन गो थ्रू द टेबल एंड अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आप ये टेबल भी बना सकते हैं. सिलेक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस है ईजी टू स्कोर क्योंकि शॉर्ट आंसर्स रहते हैं. टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग. मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड. टाइम सेव करता है. बायस कम होता है. बायस कम का बायस होता ही नहीं है. मेजर्स फैक्चुअल नॉलेज एंड यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स. डिसएडवांटेज क्या है? गेसिंग बच्चे कर लेते हैं. कैन नॉट टेस्ट डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चों का क्या है नहीं पता चलता. डिफ़िकल्टी टू मेक गुड आइटम. एक अच्छा MCQ बनाना भी इज़ अ वेरी बिग आर्ट. इफ़ यू कैन नॉट मेक अ गुड MCQ, बच्चे ऐसे ही तुक्का मार के फुल मार्क्स ले आएंगे. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. नो चांस फॉर एक्सप्लेनेशन एंड लिमिटेड स्किल टेस्ट होता है इसमें. कंस्ट्रक्टेड का एडवांटेज है टेस्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग. बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग को ग्रो करता है क्योंकि वो लोग सोच के आंसर लिखते हैं. शोज कम्युनिकेशन स्किल, लेस चांस ऑफ गेसिंग एंड गिव्स टीचर्स इनसाइट. डिसएडवांटेज क्या है? टाइम बहुत लेता है. स्कोरिंग कैन बी सब्जेक्टिव, मतलब डिफरेंट टीचर्स में गिव डिफरेंट मार्क्स फॉर द सेम आंसर, वैसा होता है. कवर्स लेस कंटेंट, रिक्वायर्स राइटिंग स्किल एंड डिफिकल्ट टू मेक लार्ज ग्रुप्स. देन वी हैव असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग. असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? द अफेक्टिव डोमेन डील्स विथ अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव का मतलब क्या है? अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है हमारा फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यू, इमोशन एक स्टूडेंट का. इट फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स फील अबाउट लर्निंग, नॉट जस्ट वॉट दे नो. इट इंक्लूड्स एरियाज लाइक उनका इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, अप्रिसिएशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है. ये सब आ जाता है उनके अफेक्टिव लर्निंग में. अफेक्ट. सो इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग अफेक्टिव लर्निंग क्या है? टीचर के स्टूडेंट्स के फीलिंग्स को जानना, पॉजिटिव एटीट्यूड स्कूल में लाना, मोरल एंड सोशल वैल्यू डेवलप करना, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयबल बनाना पढ़ाई को. मेजर एरियाज ऑफ अफेक्टिव लर्निंग क्या क्या है? एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, वैल्यूइंग एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट है. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड मीन्स द वे अ पर्सन फील्स थिंग्स और बिहेव्स. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट may have a positive attitude towards studying science or a negative attitude towards homework. ऐसा होता है. तो दैट इज एटीट्यूड. उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग क्या है? हाउ टू एसेस एटीट्यूड? एक तो ऑब्जर्व करके, वॉच हाउ स्टूडेंट्स बिहेव इन द क्लास. एक क्वेश्चनर करके, मतलब आस्क स्टूडेंट्स टू रेट हाउ दे फील अबाउट अ सब्जेक्ट या फिर एक एक्टिविटी. और इंटरव्यू करके, बच्चों से बात करके, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जान के. इसका पर्पस क्या होता है कि जो टीचर होता है उसको बच्चों के फीलिंग्स के बारे में, जो उनका फीलिंग्स टुवर्ड स्कूल, टीचर, सब्जेक्ट एंड लर्निंग पता चलता है. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट होता है बच्चों का क्यूरियोसिटी और डिज़ायर टू लर्न या फिर पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी. इट शोज व्हाट स्टूडेंट्स एंजॉय डूइंग और व्हाट टू नो मोर अबाउट. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट शोज इंटरेस्ट इन ड्राइंग, कंप्यूटर्स और सॉल्विंग मैथ्स. अब इसको एसेस कैसे करना है? इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, मतलब लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ या टॉपिक्स दैट अ स्टूडेंट मार्क व्हाट दे लाइक मोस्ट. देन ऑब्जर्व करना कि उन्होंने जो जो लिखा है कि उनको उसमें इंटरेस्ट है, क्या सच में वो वैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. क्वेश्चनर कि उन्होंने क्या सीखा, उनका फिर परफॉर्मेंस चेक करना. इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प टीचर्स डिज़ाइन लेसन दैट मैचेस स्टूडेंट्स लाइक्स एंड मोटिवेट देम. बच्चों के लाइक्स के हिसाब से करिकुलम क्रिएट करना ताकि वो एंजॉय करें पढ़ाई को. फिर आता है वैल्यूइंग. इसका मीनिंग क्या है? वैल्यूइंग मीन्स हाउ मच स्टूडेंट बिलीव्स इन और रिस्पेक्ट सर्टन आइडियाज और मोरल प्रिंसिपल्स. इट रिफ्लेक्ट्स पर्सन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड वॉट दे फाइंड इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, उनका रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, हेल्पिंग अदर्स एंड वैल्यूज़. इसको एसेस कैसे करेंगे? ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर. क्या बच्चा सही सच बोल रहा है? क्या वो दूसरों की हेल्प कर रहा है? क्या वो मटीरियल शेयर कर रहा है? सिचुएशनल क्वेश्चन. आस्क व्हाट दे वुड डू इफ इन अ गिवन मॉरल एक मॉरल सिचुएशन है, उनको दे दिया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और बोला बताओ इसमें क्या करोगे, अगर तुम होते तो क्या करते. रेटिंग स्केल्स. टीचर्स रेट हाउ ऑफन अ स्टूडेंट शोज सर्टन वैल्यू. ग्रुप वर्क. सी हाउ स्टूडेंट बिहेव विद अदर्स इन द ग्रुप. पर्पस क्या है? टू डेवलप मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इन द लर्नर्स. वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज. देन वी हैव सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है हाउ अ स्टूडेंट सीज एंड फील्स अबाउट देमसेल्व्स. खुद के बारे में वो क्या सोचते हैं, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम आता है, सेल्फ अवेयरनेस आता है. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु सेज आई कैन सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम ईजिली हैज़ अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन मैथ्स. एसेस कैसे करना है? क्वेश्चनर. स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट लाइक आई एम अ गुड स्टूडेंट. इंटरव्यू लेके उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जाना, ऑब्जर्वेशन करके एंड सेल्फ रिपोर्टिंग. पर्पस क्या है? टू हेल्प टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. Tools and techniques for assessing effective learning.
टीचर्स कैन यूज़ सेवरल टूल्स एसेस करने के लिए। अब वो क्या क्या टूल्स हैं? एक है इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया, बच्चों के साथ बात करना, उनके फीलिंग, इंटरेस्ट और एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना। उनसे जितना बात करोगे वो उतना ज़्यादा अपने फीलिंग्स के बारे में टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। टू नो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, डिफिकल्टीज इन ओपिनियन, टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड मोटिवेशन। जैसे कि अ टीचर आस्क विच सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो इससे क्या होता है, बच्चों के डीप एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, उनका ट्रस्ट क्या है पता चलता है, और लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन है कि ये टाइम टेकिंग है, हर बच्चे के साथ एक एक करके बात करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सम स्टूडेंट्स में भी वेरी शाय और मूडी, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर है हमारा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक तरीका है। अ रेटिंग स्केल इज अ टूल वेयर अ टीचर और ऑब्जर्वर गिव्स अ स्कोर और रेटिंग टू स्टूडेंट्स बिहेवियर। जैसे एक ट्रेट्स बना लिया, शोज रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड क्लासमेट, ऑलवेज है तो ऑलवेज पे टिक किया, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली ऑफन, हेल्प्स क्लासमेट्स इन ग्रुप वर्क समटाइम्स, कंप्लीट्स होमवर्क ऑलवेज, shows interest in learning new topics often, takes responsibility for mistakes sometimes, follow classroom rules always, shows honesty in exam always, cooperate with peers during activity often, and expresses confidence in sharing opinion sometimes. So this is a rating scale. कैसे रेट करते हैं, तो इसमें टिक कर देते हैं और बच्चों को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ये और एक एग्जाम्पल है उनके इफेक्टिव बिहेवियर को लेके, कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर्स हैं या नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं यानी डिस्कशन में, होमवर्क करते हैं या नहीं, फिर हेल्प करते हैं यानी अपने क्लासमेट्स को, स्कूल प्रॉपर्टी का केयर लेते हैं या नहीं। तो उन सब के बारे में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल। आप ये टेबल भी लर्न करके जाइए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है यू हैव टू मेक द टेबल। नाउ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? अ चेकलिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स, एक्शंस और स्किल्स दैट अ टीचर वांट्स टू ऑब्जर्व इन स्टूडेंट्स। ठीक है, द टीचर सिंपली टिक्स वेदर द स्टूडेंट शोज और डज नॉट शो ईच बिहेवियर। जो भी बिहेवियर ट्रेट्स और टीचर ने लिखा है वो बच्चे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, यानी उस पर टिक या क्रॉस पुट करते हैं। अ चेकलिस्ट टेल्स येस और नो, डन और नॉट डन, ऑब्जर्व्ड और नॉट ऑब्जर्व्ड। पर्पस क्या है? बच्चों के एटीट्यूड, इंटरेस्ट और बिहेवियर को चेकलिस्ट करना और उसको रिकॉर्ड करना। टू मेक क्विक एंड सिंपल ऑब्जर्वेशन इन द क्लास, और बच्चों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके to help teachers know which effective skills are developed and which needs improvement. फीचर क्या है गुड चेकलिस्ट का? आइटम जो है वो क्लियर, स्पेसिफिक एंड सिंपल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होना चाहिए, जिस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें, यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ डज नॉट हेल्प अदर्स। ठीक है, शुड कवर ऑल इंपॉर्टेंट अफेक्टिव ट्रेट्स एंड कैन बी यूज बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स और पीयर्स। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास डेट, फिर यहाँ पे ट्रेड्स है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या नहीं ऑब्जर्व किया है, उन चीज़ों पे टिक एंड क्रॉस करके एक रिपोर्ट तैयार करना। हाउ टू यूज द चेकलिस्ट? द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट ड्यूरिंग डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़, और बिहेवियर में अगर ऑब्जर्व है तो टिक कर देते हैं, और नॉट ऑब्जर्व है तो क्रॉस कर देते हैं। एडवांटेज क्या है? ईजी एंड क्विक होता है, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, टीचर्स खुद ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न पता चलता है, and it is useful for formative assessment also and can be used for self evaluation of students. लेकिन limitations क्या है? Only shows whether a behavior occurs, not how well it occurs. Depends on teachers careful observation. अगर ढंग से आपने ऑब्जर्व नहीं किया, कुछ एक सिचुएशन का आपने पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट नहीं देखा, that also leads to a wrong observation. May be affected by teachers' bias or limited time, cannot measure deep feeling or attitude accurately. कभी कभी टीचर्स के पास टाइम नहीं होता, वो काम खत्म करने के लिए टिक क्रॉस कुछ भी कर देते हैं, बायस हो जाते हैं। cannot measure deep feeling, बच्चों के डीप फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट में पहला है सिंपल चेकलिस्ट, जहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बिहेवियर। देन वेटेड चेकलिस्ट या फिर रेटिंग चेकलिस्ट, जहाँ पे ईच बिहेवियर इज गिवन अ स्कोर based on quality and frequency. Then self checklist, जहाँ पे student checks their own behavior, encourages self awareness and responsibility. And peer checklist, जहाँ पे classmates जो होते हैं वो observe करके record करते हैं collaboration. Problem solving होता क्या है? एक systematic process of identifying a problem, analyzing it and finding logical workable solution. In education, it is a key skill that helps teacher and student face challenges in teaching learning situation. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज क्लासरूम चैलेंजेस, क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, और थ्योरी, स्ट्रैटेजीज एंड क्रिएटिव थिंकिंग हो या टीचिंग मेथड हो, इस तरीके से अप्लाई करना कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। इसका स्टेप क्या? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जैसे कि स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। सोचो ये एक एग्जाम्पल है प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जो क्लास में चल रहा है।
गैदर इन्फॉर्मेशन, वाई आर दे साइलेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज बैरियर, इनमें से क्या है जिस वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जेनरेट पॉसिबल सोल्यूशन, जैसे यूज़ आइस ब्रेकर एक्टिविटी, स्मॉलर ग्रुप्स और रोल प्ले, ताकि बच्चे फ्री हों। सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। ये है स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंपॉर्टेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग एनहांस करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, प्रमोट क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, प्रिपेयर्स फॉर रियल क्लासरूम चैलेंजिंग एंड सपोर्ट्स असेसमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन असेसमेंट, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क दे दो, प्रोजेक्ट हो गया, केस स्टडी हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दो, व्हाट वुड यू डू इफ़ अ चाइल्ड रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटी। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट हो गया बच्चों के लिए, इस तरीके से असेस कर दिया हमने। रिफ्लेक्टिव जर्नल, जैसे बीएड स्टूडेंट्स राइट हाउ दे सॉल्व अ क्लासरूम चैलेंज। पीयर टीचिंग, सॉल्विंग रियल टाइम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग। देन डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। सिलेक्टिंग द राइट टीचिंग मेथड फॉर टॉपिक, एक टॉपिक के लिए राइट मेथड सिलेक्ट करना इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग। कौन सा असेसमेंट टूल यूज़ करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है क्लास का, इन सब में जो भी हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं वो सोल्यूशन क्या है? डिसीजन है हमारा। फीचर्स क्या होता है डिसीजन मेकिंग का? गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो गोल ओरिएंटेड हो, एनालिटिकल हो, मतलब इन्वॉल्व्स केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, चॉइस बेस्ड हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस हो। हमें हमेशा कंटिन्यूसली डिसीजन मेक करना है, क्योंकि हर बार, जैसे आप इस साल क्लास 2 को पढ़ा रहे हो, इस साल एक कैटेगरी के बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपके पास सेम बिहेवियर एंड सेम एटीट्यूड वाले बच्चे हैं। यू हैव टू स्टडी देम एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योर टीचिंग मेथड। सो अगेन यू हैव टू टेक द डिसीजन इन द कमिंग ईयर। देन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ऑल्टरनेटिव जनरेट करना है, फिर जो ऑल्टरनेटिव जनरेट किया उसको इवेल्युएट करना, बेस्ट ऑप्शन चुनना एंड इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, एंड फाइनली रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है डिसीजन मेकिंग का बीएड स्टूडेंट्स के लिए? इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट, एनहांसेस टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप अच्छा डिसीजन लेंगे तो क्लासरूम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, टीचिंग में इफेक्टिवनेस आएगा, असेसमेंट इंप्रूव होगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगा एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होगा। डिसीजन मेकिंग इन असेसमेंट, डिसाइड व्हाट टू असेस। आपको पता होना चाहिए असेसमेंट करने के लिए आपको असेस करना क्या है, बच्चों का नॉलेज स्किल या एटीट्यूड। मेथड क्या यूज़ करना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, रूब्रिक्स जो हमने डिस्कस किया था, एंड फेयर फीडबैक किस तरीके से दिया जाएगा, अनबाइस्ड होना चाहिए एंड कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो दीज आर द डिसीजन मेकिंग इन असेसमेंट। देन वी हैव परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस को कैसे असेसमेंट करना है? इट्स अ टाइप ऑफ असेसमेंट इन विच स्टूडेंट्स डेमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे नो एंड कैन डू बाय परफॉर्मिंग टास्क। Instead of simply recalling facts, students are required to apply knowledge, skills and attitude. एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना या एक प्रोजेक्ट बनाना, वो परफॉर्म करते हैं उसमें, तो दैट इज़ परफॉर्मेंस असिस्टेंस। कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस असिस्टेंट, डेवलपमेंटल चेकलिस्ट, एक डेवलपमेंटल चेकलिस्ट बनाना जिसमें ग्रुप में जब बच्चे काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड उनका स्किल्स, बिहेवियर्स एंड एबिलिटीज़ कैसे हैं, किस तरीके से वो इम्प्रूव हो रहे हैं। टीचर्स यूज़ इट टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे टाइमली कि बच्चे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एक ग्रुप एक्टिविटी में, या फिर अगर आज नहीं रीड कर पा रहे फ्लुएंटली तो कल अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, 10 प्रैक्टिसेस के बाद कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक डेवलपमेंटल चेकलिस्ट रखना कि धीरे धीरे वो बच्चा डेवलप हो रहा है या नहीं, वो एक तरीका है उनका परफॉर्मेंस असेसमेंट करने का। दूसरा है पोर्टफोलियो। अ पोर्टफोलियो इज़ अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट डेमॉन्स्ट्रेट्स ग्रोथ, एफर्ट, अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी। ये कैसे किया जा सकता है? प्रोजेक्ट्स देके, आज प्रोजेक्ट कैसा दिया है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसने उसमें कुछ इम्प्रूव किया है या नहीं, थर्ड में उसने कुछ इम्प्रूव किया है या नहीं, उस तरीके से उससे कलेक्ट करना और ये देखना कि हर प्रोजेक्ट में कुछ एक चेंजेस, कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस हुआ है या नहीं। समरी रिपोर्ट। अ समरी रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय टीचर समराइजिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंट एरियाज. इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ लर्नर्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस. इट इंक्लूड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका कैसा था, स्किल्स कैसे थे, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है उनको देना है. ये है समरी रिपोर्ट बनाना. पहले जो हमने दोनों डेवलपमेंट चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो किया, उसके बाद बच्चों को एक समरी रिपोर्ट देना ज़रूरी है जिसकी मदद से वो अपना जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव करेंगे. बेनिफिट्स क्या होता है इससे? ऑथेंटिक लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग और रियल लाइफ टास्क इम्प्रूव होता है, कनेक्ट होता है. होलिस्टिक ग्रोथ होता है उनका. हायर ऑर्डर थिंकिंग होता है बच्चों का जब उनको ग्रेजुअली इंप्रूव करने की कोशिश की जाए.
उनको सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट होते हैं वो लोग, और उनका टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उससे क्या होगा कि उनका और ज़्यादा फीडबैक जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। इंक्लूसिव असेसमेंट होता है, रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड टैलेंट्स। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस असिस्टेंस कैसा है, जैसे ओरल टेस्ट ले लिया, उनका स्पोकन रिस्पॉन्स पता चलता है इससे। रिटन परफॉर्मेंस टेस्ट ले लिया, जिससे उनका जर्नल, समरीज, केस स्टडीज़ ये सब पता चलता है, कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हैं वो पता चलता है। प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर लैब में हो गया या फिर साइंस लैब में हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, इससे उनका नॉलेज एंड प्रोसीजरल स्किल पता चलता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गया, जिससे उनका क्रिएटिविटी पता चलता है, कितना वो उनके प्रोजेक्ट्स और आर्ट वर्क में उन्होंने कितना इंप्रूव किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना हुआ है। देन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, जिसमें उनको प्रोजेक्ट दिया जाए जहाँ पे वो सर्वे करें, कम्युनिटी वर्क करें, इससे उनका टीम वर्क, प्लानिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग इंप्रूव होता है। प्रेजेंटेशन, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परफॉर्मेंस टास्क, जिसमें रियल वर्ल्ड टास्क उनको दिए जाते हैं, माइक्रो लेसन्स टीच करना या फिर मॉक इंटरव्यूज़ लेना, इससे उनका प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल बेस्ड असेसमेंट, टीचर इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस यूजिंग स्ट्रक्चर्ड टूल, जैसे चेकलिस्ट बनाना। तो इससे क्या होता है, वो टीचर्स उनको अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं और उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में और ज़्यादा क्लैरिटी आता है। देन वी हैव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो होता है वो स्टूडेंट परफॉर्म करता है, सारा कुछ स्टूडेंट करता है। टीचर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो कैसे बच्चों को गाइड कर सके। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो या कुछ एक चैलेंज दिया जाता है और बच्चों को वो परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन होता है। इंक्वायरी बेस्ड होता है, बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत सारे इंक्वायरीज करते हैं तब जाके प्रोजेक्ट बनता है। स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि सारा टास्क स्टूडेंट को करना होता है। कोलैबोरेशन होता है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी होता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ड्यूरेशन होता है, रेगुलर क्लासेस एक्टिविटीज़ में दिए के साथ उनको एक्सटेंडेड टाइम दिया जाता है। प्रोडक्ट एंड आउटकम जो होता है एंड्स विद अ टैंजिबल प्रोडक्ट, मॉडल होता है, कोई प्रेजेंटेशन होता है। स्टेप्स क्या होता है, एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, फिर प्लानिंग करना, उसके बारे में रिसर्च करना, रिसर्च में जो निकला उसको एग्जीक्यूट करना, एंड फाइनली प्रेजेंटेशन बना के उसको रिफ्लेक्ट करना। इसमें टीचर का रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का। वो स्टूडेंट को टॉपिक चूज़ करने में और मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं टीम वर्क के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। रूब्रिक्स एंड चेकलिस्ट्स एंड प्रेजेंटेशन को एसेस करने में भी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट का रोल क्या है, एक्टिवली उनको एंगेज होना है, कोलैबोरेट होना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट। फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रोजेक्ट का खुद लेना है, रिसर्च खुद करना है, क्रिएटिविटी डालना है, प्रेजेंटेशन भी खुद बनाना है, बिकॉज टीचर्स आर नॉट गोइंग टू डू दिस, टीचर्स विल ओनली फैसिलिटेट एंड गाइड देम, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। बेनिफिट्स क्या है इसका, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगा क्योंकि बच्चे खुद करेंगे, टीम वर्क इंप्रूव होगा, लीडरशिप आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों में। एग्जाम्पल्स है जैसे साइंस का क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, सोशल स्टडीज़ का हो गया सर्वे ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स का हो गया डिज़ाइनिंग अ बजट प्लान फॉर अ स्मॉल इवेंट, एजुकेशन का हो गया प्रिपेयरिंग अ टीचिंग एड और माइक्रो लेसन फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चों के लिए एक माइक्रो टीचिंग बनाना। रेस्पॉन्स असेसमेंट क्या हो गया, अब रेस्पॉन्स असेसमेंट इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ असेसमेंट इन विच लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुली क्वेश्चन और टास्क। कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर देना, उसको आंसर करना इज रिस्पॉन्स। फॉर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स असेसमेंट, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, जहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट एन आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन, MCQs हो गया, उनको क्वेश्चन दे दिया और बच्चों ने उसको सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से उनका रिस्पॉन्स, उनका आंसर जो आया उससे उनको एसेस करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट एंड क्रिएट देयर ओन आंसर्स, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायग्राम, ओपन एंडेड कुछ क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स, जहाँ पे उनको एक्टिविटी दिया जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमें बच्चों का कैसे मिलेगा, एक तो MCQ वगैरह से जिसमें शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स यानी लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स जो लिख के देते हैं उससे उनका रिस्पॉन्स पता चलता है। एंड फाइनली एक एक्टिविटी दे दो, उस एक्टिविटी से भी उनका रिस्पॉन्स पता चलता है। तो इस तरीके से उनके रिस्पॉन्स को असेसमेंट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट क्या होता है, अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स असेसमेंट वेयर स्टूडेंट्स जेनरेट देयर ओन आंसर्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम गिवन चॉइसेस। जैसे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, शॉर्ट आंसर्स, ब्रीफ स्पेसिफिक आंसर्स रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल डिफाइन फोटोसिंथेसिस, टेस्ट फैक्चुअल नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जैसे ऐसे टाइप में आ गया, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या है, बच्चों को खुद अपना आंसर लिखना है, इसमें दे डोंट हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस, दे डोंट हैव टू सिलेक्ट एनीथिंग, रादर दे हैव टू राइट एवरीथिंग इन देयर ओन, दे हैव टू जनरेट देयर ओन आंसर्स।
ये जो होता है उनका ओरिजिनल थिंकिंग से आता है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अगर होगा, बेसिक क्लियर होगा तो उनका आराम से आंसर निकलेगा। राइटिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होता है, इसमें गेसिंग वर्क बहुत कम होता है, क्योंकि दूसरे वाले में क्या MCQs रहता है, फिलअप्स रहता है, तो आराम से गेस कर लेते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव स्कोरिंग होता है और डिफ़िकल्ट टू कवर अ वाइड कंटेंट। Prep Classes Academy is providing B.Ed, M.Ed and B.Ped facility as well. Thank you for watching the video. Stay tuned for more classes.